Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 17 July of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? आरबीआई कब बना था? पहले वो क्या कहते हैं एक प्राइवेट ओनरशिप में था, उसके बाद नेशनलाइजेशन के बाद क्या कहते हैं उसे ये गवर्नमेंट बना दिया था, गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया था। तो अब बताइए सबसे पहले इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? दूसरा क्वेश्चन आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है क्या कहते हैं जिसके बारे में हम कल बात किए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसे किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था? ये किस शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और क्या कहते हैं ये किस शेड्यूल में आता है और ये किस अमेंडमेंट के बाद लाया गया था, किस ईयर में? ये दो क्वेश्चन का जवाब दें। और तीसरा क्वेश्चन आता है, बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन है इंडिया में? बिगेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन है? इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन बताएं। चलिए आज एनालिसिस शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर बहुत करें जितना हो सके। आप हर एक क्या कहते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, वायरस केस कॉसेस 1 मिलियन मार्क, डेथ एक्सीड 26,600 की क्या कहते हैं इंडिया में टोटल केस 1 मिलियन हो चुके हैं। इस वक्त 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। क्या कहते हैं 10 लाख से ऊपर हो चुके हैं केस, और क्या कहते हैं लगभग 25,600 लोग मर चुके हैं। ये धीरे धीरे केसेस इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है इंडिया में। तो क्या कहते हैं घर पे रहिए, ज़रूरत हो तभी बाहर जाइए, और क्या कहते हैं मास्क पहने रहिए और बी सेफ हमेशा। क्या कहते हैं ऐसा सबके लिए करिए। चलिए आज अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, ट्विटर हैक टारगेट्स हाई प्रोफाइल यूज़र्स। कि ट्विटर हैकर्स जो हैं उन्होंने क्या कहते हैं टारगेट किया है, जो हाई प्रोफाइल यूज़र्स थे उनको इस बार टारगेट किया गया है। जो कंपनीज ओनर्स हैं, जो CEOs हैं, उन सबको इस बार टारगेट किया गया है। ये जो हैकर्स हैं उन्होंने टारगेट किया है, नहीं तो वो लोग क्या कहते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को टारगेट करके उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे। इस बार लेकिन उन ओनर्स को ही टारगेट किया गया इस बार, ऐसे इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया, ट्विटर इज इन्वेस्टिगेशन अ मैसिव हैक इन विच हाई प्रोफाइल यूजर्स फ्रॉम एलॉन मस्क से जो बिडेन तक सब जितने भी हाई प्रोफाइल यूजर्स थे सबका क्या कहते हैं अकाउंट हाईजैक हुआ गया है, स्कैमर्स के द्वारा हाईजैक किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है क्रिप्टो करेंसी। चलिए क्रिप्टो करेंसी को हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट्स, ये एक मनी होता है जो क्या कहते हैं लेंडिंग बाय इंस्टीट्यूशन। जो कमर्शियल बैंक जो एक फिएट करेंसी होती है टाइप की होती है, ये तो उसको क्या कहते हैं ये इंस्टीट्यूशन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सब इसे क्या कहते हैं प्रोड्यूट करते हैं, इसे देते हैं लोगों को। इट्स क्रेडिबिलिटी कम फ्रॉम द बैकिंग गिवन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। इसकी क्रेडिबिलिटी बैकिंग जो होती है जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, उसके द्वारा ये दी जाती है। इट्स ubiquitous uses because of a law passed by the legislature which establishes that taxes can only be paid in state issued fiat currency। क्या कहते हैं कि जो ये इसलिए इसको एक लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं एक लॉ पास हुआ था लेजिस्लेचर के द्वारा, क्या हमारे उसमें वही बताया गया कि जो टैक्सेस हैं वो इसी के द्वारा ही पे किए जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया था। स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं वो सब इसी करेंसी के ऊपर पे किए जाते हैं। They are more like investment instruments like shares in the equity market and that's why they can be better called crypto assets। कि ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ हो किए जा सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहते हैं इक्विटी मार्केट में जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या कहते हैं ये लोग यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इसे क्रिप्टो एसेट भी कहा जाता है। 2018 में RBI ने इसे बैन किया था क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आर अ पुअर यूनिट ऑफ अकाउंट एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फ्रीक्वेंट एंड हाई फ्लक्चुएशन इन वैल्यू। क्या कहते हैं ये एक पुअर यूनिट ऑफ अकाउंट होता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती, कभी बढ़ जाती कभी कम हो जाती है, तो इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। दे पोज सर्वल रिस्क इंक्लूडिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं इसमें कई रिस्क भी होते हैं क्रिप्टो करेंसी में कि क्योंकि ये कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज़ होता है और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है उसमें भी यूज़ होता है। तो क्या कहते हैं
इसे बैन कर दिया गया कि जिसके कारण जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है उसे रोक दिया जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। On the perspective of consumer, issues linked to crypto are heightened by the striking paucity of information on their design, use and operation and indication of market manipulation। क्या कहते हैं, इसकी जो डिज़ाइन होती है या इसका जो यूज़ होता है उसके कारण इसे बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट द बिजनेस मॉडल ऑफ कमर्शियल बैंक्स में बी सीरियसली डिस्टर्प्टेड। क्या कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसके जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं कमर्शियल बैंक के, वो इसके कारण डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऐसा इसमें माना जाता है। तो ये काफ़ी इसके क्या कहते हैं, इसलिए आरबीआई ने इसे 2018 में बैन कर दिया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, डीएमसी कमेटी रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू एलजी और एंड सीएम। ये जो दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन था उसने क्या कहते हैं कमेटी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है एलजी और सीएम को। कहते हैं वो जो हुआ था फरवरी के समय वहाँ पे दिल्ली में जो ईस्ट दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है वहाँ पे इंसिडेंट जो हुआ था, जो दंगे हुए थे उसके बारे में डीएमसी ने, जो दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन है, उसने उस कमेटी ने क्या कहते हैं एक रिपोर्ट दी है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को और क्या कहते हैं सीएम को। चलिए देख लेते हैं एलजी को, हम लोग देख लेते हैं एलजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें प्रेसिडेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेटर करता है, वो क्या कहते हैं एलजी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन अपना देखता है प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट रूल में आती है तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कहते हैं एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ही वर्क करता है। द एलजी ऑफ दिल्ली हैज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन दैट अलाउ हिम टू एक्सरसाइज हिज पावर इन मैटर कनेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। कि क्या कहते हैं एलजी के पास एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ वर्क करके, कंसल्ट करके, जैसे पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए या पुलिस एंड लैंड वर्क जो इश्यूज़ होते हैं उन पर अपना डिसीजन देता है, कहते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके। एलजी ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो गाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। जो एलजी ऑफ दिल्ली होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के द्वारा भी गाइड किया जाता है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993, और क्या इसके द्वारा इन दो लॉ के द्वारा इसे गाइड किया जाता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम द दिल्ली असेंबली हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड। हाउ जो दिल्ली असेंबली है होती है वो क्या कहते हैं हर चीज़ पर उसकी पावर होती है कि वो हर चीज़ पे अपना डिसीजन दे सके, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं लॉ ऑर्डर और लैंड को छोड़ के बाकी सब पे वो अपना डिसीजन दे सकती है दिल्ली असेंबली। और लॉ ऑर्डर लैंड पे क्या कहते हैं एलजी और क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिलके डिसीजन देते हैं लॉ ऑर्डर और लैंड पे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सीरियस सर्वे रिजल्ट टू टेक एटलीस्ट अ वीक मोर। ऐसा एनसीटीसी ने कहा है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने कहा है, हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किया कि जो सीरियस सर्वे रिजल्ट्स हैं, जो सीरो सर्वे रिजल्ट वो कहते हैं सीरो सर्वेलेंस जो हुआ था कैपिटल न्यू दिल्ली में, उनके रिजल्ट आने में जो रिपोर्ट आएगी उसमें अभी 1 हफ्ता और लग सकता है, ऐसे इसमें कहा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं सीरो सर्वे से इंपॉर्टेंट आता है इसमें सीरो सर्वे, और कहते हैं इंपॉर्टेंट एजेंसी है एनसीडीसी, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये कहते हैं फॉर्मली नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। इसका ओरिजिन हुआ था सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो के द्वारा, जो कसौली में बना है हिमाचल प्रदेश में 1909 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये पहले सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो था, उसके बाद ये अब जाके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल हो गया है। ये लार्जर मैंडेट ऑफ कंट्रोलिंग इमरजेंसी द इमर्जिंग डिजीज इन 2009 कि एनआईसीडी को, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस है, उसको एनसीडीसी एक लार्ज मैंडेट था, उसमें ज़रूरी थी क्योंकि उस वक्त एक इमर्जिंग और जो री इमर्जिंग डिसीजेज थी 2009 में, उसको कंट्रोल करने के लिए इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल बनाया गया। ये एक नोडल एजेंसी जो देखती है डिजीज सर्विलेंस, फैसिलिटिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस को देखती है। इसके मेजर फंक्शन है अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिसीज आउटब्रेक ऑल ओवर द कंट्री, जो कोई भी डिजीज़ आउटब्रेक है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, देखना कि कहाँ कहाँ फैला है, इन सब चीज़ों को ये देखना। प्रोवाइड रेफरल डायग्नोस्टिक सर्विस टू इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड मेडिकल कॉलेज रिसर्च, की डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना,
मेडिकल कॉलेजेस में, रिसर्च सेंटर्स में, या जो हेल्थ डायरेक्टरेट होते हैं वहाँ पे कहते हैं डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। इंगेज इन जनरेशन डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज वेरियस नॉलेज एरियाज, की जनरेशन डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करना एपिडेमियोलॉजी एरिया में, सर्विलेंस में, लेबोरेटरी में। ये अपनी नॉलेज डिसमिलेट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, जनरेट करते हैं और ज़्यादा जो हेल्प करते हैं लोगों को। इसमें बात की बताई गई। अप्लाइड इंटीग्रेटेड रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट, की जो अप्लाइड इंटीग्रेटेड रिसर्च होती है किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, उसमें ये प्राइम फंक्शन होता है इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट का, उसमें ये हेल्प करते हैं। द इंस्टीट्यूट इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है इस NCDC का, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में, NCDC का हेड क्वार्टर दिल्ली में। अब देख लें सीरो सर्वे क्या होता है। सीरो सर्वे इज़ a testing of blood serum of individual and determine the presence of antibody against COVID-19। ये ब्लड सेरम चेक करता है इंडिविजुअल्स का और देखता है कि एंटीबॉडीज़ कोविड-19 लड़ने के लिए हैं कि नहीं है, और हैं तो कितनी है, जो अगर कोविड अटैक हुआ तो क्या कहते हैं हेल्प हो पाएगा कि नहीं, इन सब पे ये ध्यान देता है। ICMR और क्या कहते हैं NCDC ने मिल के सीरो सर्वे किया था। ICMR और NCDC ने दोनों मिल के क्या कहते हैं सर्वे किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ICMR के कितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। द सर्वे विल हेल्प टू लर्न अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ये सर्वे इसलिए बन किया गया था कि पता चले कि कितना इन्फेक्शन फैला है और कितना और फैल सकता है, इसलिए किया गया था। द सर्वे टू कंडक्ट इन 10 हेल्थ फैसिलिटीज़ इनिशियली, कि 10 हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए ये इनिशियली किया गया था, कि 10 हेल्थ कहते हैं जो फैसिलिटीज़ उनके लिए किया गया था। अगर ये अच्छा रहता है, अगर सक्सेस इसमें आता है तो ये पूरे कंट्री में होगा, ऐसे इसमें कहा गया था। द सर्वे इज टू टेस्ट 200 सैंपल्स इन अ वीक, कि इस सर्वे में 200 सैंपल पर वीक टेस्ट होने थे, ऐसे इसमें कहा गया था। इसमें ये भी कहा गया था इट विल फोकस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन या आउट पेशेंट जो हैं जिनका लो रिस्क ग्रुप्स है उनको भी चेक करना और देखना कि कितना फैल सकता है, इन सब चीज़ों को देखना। द हेल्थ केयर प्रोफेशनल विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम हाई रिस्क पॉपुलेशन, कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको हाई रिस्क पॉपुलेशन के द्वारा चुना जाता है, ऐसे इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। इस एडिटोरियल में बताया गया है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट डेवल टू एक्सटेंड टू द डिसेबल्ड द रिलैक्सेशन गिवन टू SC/ST। इसमें वही कहा गया है जो रिलैक्सेशन और जो बेनिफिट SC/ST को मिलते हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मिलते हैं, उसी को एक्सटेंड करके डिसेबल्ड पर्सनस को भी मिलना चाहिए, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें वही कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो डिसेबल्ड्स को दिक्कतें आ रही हैं एजुकेशन में, एजुकेशन पाने के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपना सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए, कि उन्हें भी वही दर्जा दिया जाए जो नॉर्मल इंसान को दिया जाता है, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही है, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में कहा था कि पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड एंड आर देयरफॉर एट द वेरी लीस्ट इंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट एज गिवन टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट, कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो भी सोशली बैकवर्ड होते हैं, तो उनको भी वही बेनिफिट्स मिलना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता है, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है जैसे जो SC/ST कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो परसेंटेज होता है मार्क्स का क्वालिफाई करने के लिए किसी भी एडमिशन के लिए, वो काफ़ी कम होता है, तो ऐसे ही डिसेबल्ड पर्सन को भी मिलना चाहिए, जिससे वो भी कोई भी एजुकेशन आराम से एक्सेस कर पाएँ और क्या कहते हैं कोई भी एजुकेशन में जा सकें, किसी भी फील्ड में जा सकें, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें ये भी बताया गया कि जैसे 2012 केस में हाईकोर्ट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी हैड अलाउड अ 10% कंसेशन इन द मिनिमम एलिजिबल रिक्वायरमेंट फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 5% कंसेशन फॉर डिसेबल्ड एप्लीकेट्स, कि जो 10% कंसेशन होता है वो SC/ST कैंडिडेट्स में था और 5% से डिसेबल्ड में था, दोनों लोगों को बराबर मिलना चाहिए, ऐसे इसमें कहा गया है। लेकिन 2012 केस में SC/ST को 10% और क्या कहते हैं डिसेबल्ड को 5% मिला था। इसमें ये भी कहा गया इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द डिसेबल एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, उसमें कुछ राइट्स दिए हैं, तो उसके द्वारा इन्हें जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनकी कुछ राइट्स हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर जगह, और क्या कहते हैं उनकी इन राइटों को बचाना होगा, ऐसा इसमें कहा गया है।
इसमें ये भी कहा गया एजुकेशनल इंडिकेटर्स कैप्चर इन द 2001 सेंसस शो दैट इलिटरेसी अमंग द वाज मच हायर देन द जनरल पॉपुलेशन फिगर। कि जो लिटरेसी रेट है क्या कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इलिटरेसी रेट क्या कहते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनका इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं 51% ऐसा माना गया 2001 सेंसस के हिसाब से। जो डिसेबल्ड पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी और उनके बारे में सोचना होगा कि वो भी किस तरह से एजुकेशन आराम से प्रोवाइड कर उनको मिल सके। तो ऐसा भी हमें क्या कहते हैं स्टेप्स लेने होंगे, ऐसे इसमें कहा गया। इसमें ये भी कहा गया 2016 लॉ सॉट टू एड्रेस दिस बाय रेजिंग द कोटा फॉर द डिसेबल्ड। कि जो कोटा था डिसेबल्ड पर्सन का, उनका कोटा राइज किया गया 3% टू 5% इंक्रीज़ किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर टू हायर देम टू। कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो वो भी उन्हें हायर कर सकें जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। ऐसा भी इनिशिएटिव लेना होगा, ऐसा भी इंसेंटिव्स बनाना होगा, स्टेप्स करने होंगे, तभी इनको भी सोशल स्टेटस बराबर का सोशल स्टेटस नॉर्मल इंसान जैसा मिल पाएगा। इसमें वही बात की गई है। लास्ट में ये कहा गया सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉट लेफ्ट आउट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स। क्या कहते हैं जो ये सिग्निफिकेंट सेगमेंट है पॉपुलेशन का डिसेबल्ड पर्सन, इनको छोड़ना नहीं होगा, इनको अलग नहीं करना होगा सोशल हमारे एडवांसमेंट में, सोशल या इकोनॉमिक एडवांसमेंट में। इन्हें भी क्या कहते हैं बराबर का दर्जा देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारी कंट्री और डेवलप्ड हो पाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। अगला एडिटोरियल आता है टेस्टिंग टाइम्स। जैसे हमने देखा कि देयर इज़ नो केस फॉर कंपलसरी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इसमें वही कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो वही उसी पूरा एडिटोरियल उसी पे है कि जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होने सितंबर एंड में, ऐसा कहा गया। जो यूजीसी की गाइडलाइन है उस पर ये पूरा क्या कहते हैं दिया हुआ है, पूरा ये उसी पे है यूजीसी की गाइडलाइंस पे कि जो सितंबर में एंड में उनके पेपर होने ऑनलाइन लें या पेन पेपर में, तो दोनों भी हो सकते हैं। उसके हिसाब से ही ये पूरा एडिटोरियल उसी पे है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें। हम यूजीसी कई बार देख चुके हैं, आप चाहें तो हमारे ग्रुप में सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। अगला एडिटोरियल जो देखेंगे वो है द लॉस्ट वॉच बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी। कि जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है हैज़ बिन रिप्लेस बाय द एजुकेशन मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेट अपैरेटस। कि जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो अब क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर और क्या कहते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स अपैरेटस है उनके द्वारा ये रिप्लेस कर दिया गया, जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता था पहले। इसमें वही कहा गया जो 19 और 20 सेंचुरी में जो था सब्जेक्ट, लोग जो इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे काफ़ी लोग पढ़े लिखे लोग जाते थे और कॉलोनियल सब्जेक्ट्स पे वर्क करते थे और पढ़ते थे और अच्छे तरह से सर्व कर सकते थे कॉलोनियल रेजिम को, वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियल्स को भी क्या कहते हैं ये लोग सर्व करते थे। इसमें वही बात बताई गई है। कहते हैं पहले क्या कहते हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, पूरा एडिटोरियल इसी पे है कि क्या कहते हैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन था वो यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, लेकिन धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें ये भी कहा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट वॉज कॉन्शियस ऑफ वेरियस सोशल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस। इट स्ट्रांगली सपोर्टेड दिस इंस्टीट्यूशन इंकरेजिंग देम टू फर्दर डेवलप एन एकेडमिक रिगर दैट कुड शेप अ न्यू जनरेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस। कि इंडिपेंडेंस के बाद कहते हैं इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को क्या कहते हैं बढ़ावा दिया गया कि वो और अच्छे से वर्क करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया, इकोनॉमिकली हर तरह से सपोर्ट किया गया। कहते हैं कि उन्हें नए जनरेशन के लिए जो नया जनरेशन होगा और कहते हैं नेशन को बिल्ड करने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए क्या कहते हैं इनकी बहुत ज़रूरत होगी, जो इनके क्या कहते हैं स्टूडेंट्स होंगे जो इन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलेंगे, तो वही कहते हैं इस नेशनल बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया है इट इंस्पायर्ड इंडिविजुअल हु वेंट ऑन टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी पॉलिटिक्स एंड शेप वेरियस सोशल मूवमेंट दैट ट्रांसफॉर्म द नेशन इन द फर्स्ट 50 years ऑफ द रिपब्लिक। क्या कहते हैं कि इससे कई इंडिविजुअल इंस्पायर हुए थे और कहा गया है कि जो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स और शेप जो इस वक्त हमारी क्या कहते हैं मूवमेंट जो हुए थे उस वक्त क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशन के लिए, जो 50 years जो शुरुआत के थे रिपब्लिक आफ्टर रिपब्लिक के, तो उसके बाद जो हुए थे मूवमेंट वो इन इंडिविजुअल्स के इंस्पायर होकर ही हुए थे, ऐसे इसमें बताया गया कि फिर लेकिन उसके 2005 के बाद से कई चेंजमेंट इसमें आ गए और क्या कहते हैं पूरा जो इंस्टीट्यूशन था यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी के तरह वर्क करने लगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया कि नेशनल नॉलेज कमीशन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री। क्या कहते हैं इसमें फिर उसके बाद जो नेशनल नॉलेज कमीशन था उसने
बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया एजुकेशन का, और कई हायर एजुकेशंस को भी प्राइवेटाइज करना चाहा और किया भी कुछ को। तो प्राइवेट कॉलेजेस सबसे खुलना शुरू किए फिर ज़्यादा। फिर इसमें ये भी लिखा गया है कि क्या कहते हैं, द इम्पोजिशन ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम, कि जो सेमेस्टर सिस्टम है और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो उसके बाद से ही जो नया एरा है ब्यूरोक्रेट सेंट्रलाइजेशन का, उसमें आया ये सेमेस्टर सिस्टम और 4 ईयर ग्रेजुएट सिस्टम, अंडर ग्रेजुएट सिस्टम, उसके बाद आया था। कहते हैं जैसे हमने अभी देखा कि कोविड-19 पेंडेमिक पे भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ही पूरा डिसीजन लिया हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर। ये तो है कि हायर एजुकेशन आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों डिसीजन ले सकता है। लेकिन तब भी क्या कहते हैं, जो कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उस पर कहते हैं यूनिवर्सिटी का रूल होना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस वर्क करनी चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एजुकेशन मिनिस्टर और उसके ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। लास्ट में ये भी कहा गया, द टाइम हैज़ कम फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया टू रिकवर देयर लॉस्ट वॉइस एंड रिस्टोर द फर्टाइल एकेडमिक स्पेस वेयर आइडियाज आर डिस्कस्ड एंड डिबेटेड रेदर देन सप्रेस्ड एंड डिसमिस्ड। की अब टाइम आ चुका है कि हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी अपनी खोई हुई आवाज़ को वापस लाना, और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो एकेडमिक स्पेस था, उसे वापस फिर से पाना, कि उस पर कोई डिसीजन ना ला पाए और सिर्फ यूनिवर्सिटी या जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो वही सिर्फ डिसीजन दे सके। तभी हम क्या कहते हैं सप्रेस ना होना, ना क्या कहते हैं डिसमिस होना, ऐसा हमें सोचना होगा। तभी हम क्या कहते हैं अपनी हायर एजुकेशन को और इम्प्रूव कर पाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, SC टू एग्जामिन केरला एक्ट ऑन एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइसेस। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो केरला एक्ट देखेगा जो एनिमल और बर्ड सेक्रीफाइसेस पे है, उस पर फिर वो डिसीजन लेगा। इस डिसीजन में इसमें कहा गया है कि बेंच ने कहा है कि वो अलाउस किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, कि अलाउ करते हैं एनिमल को फूड के लिए, तो फिर क्या कहते हैं सिर्फ उनको ऑफ़र करने के लिए किसी भी भगवान को अलाउ क्यों नहीं करते। दोनों को बैन किया जाना चाहिए, दोनों ही हार्म कर रहे हैं एनिमल्स को, तो दोनों को बैन किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, नो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर वोटर्स अबव 65। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, क्या कहते हैं कि जून 19 को उनका डिसीजन था कि जो 65 ईयर्स के ऊपर के एज के लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट सिस्टम मिलेगा, वो क्या कहते हैं पोस्टल बैलेट से ही क्या कहते हैं वोट कर पाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जो 80 के ऊपर हैं उन्हीं लोगों को ये सुविधा मिलेगी, और जो डिसेबल पर्सन है उनको, और जो एसेंशियल सर्विस वर्कर्स हैं या जो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, उन्हीं को सिर्फ ये सर्विसेज मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे हमने देखा कि बिहार के इलेक्शन होने ही वाले हैं, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने लगभग 34,000 एडिशनल सेटअप्स बनाए हैं, स्टेशन बनाए हैं, जिसमें लगभग 1,000 पर पोलिंग स्टेशन में वोटिंग होगी। हर पोलिंग स्टेशन में लगभग 1,000 वोट सिर्फ डल सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसीलिए हमने ज़्यादा वो बना दिए हैं, स्टेशन बना दिए हैं, एडिशनल स्टेशन बना दिए हैं, जिससे क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग हो पाए और आराम से लोग वोट कर सकें, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट आता है इलेक्शन कमीशन। चलिए इलेक्शन कमीशन को देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो फॉर रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन। जो यूनियन और स्टेट इलेक्शन होते हैं इंडिया में, उस पर ये डिसीजन अपना देती है। द बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, ये लोकसभा का इलेक्शन देखती है, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, और ऑफिसर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी ये इलेक्शन, सारे इलेक्शन जितने भी होते हैं इंडिया में सब ये इसके ऊपर अंदर ही आते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। इसमें एक कमीशन होता है जिसका एक इलेक्शन कमिश्नर होता है जो बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट 1980 हैज़ बीन मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी। पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन अब ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन चुका है इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका जो सेक्रेटरीट है इस कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का, वो न्यू दिल्ली में है। स्टेट लेवल में भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो एक आईएएस रैंक ऑफिसर होता है,
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो एक IAS रैंक ऑफिसर होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स। जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका 6 ईयर्स का टेन्योर होता है, 65 ईयर्स एज तक इनका वर्किंग होती है। दे एन्जॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क एज अवेलेबल टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनका जो सैलरी और पर्क्स होते हैं वो पूरे जितना भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उतने ही उसके ही सेम होते हैं, उतना ही स्टेटस होता है और उतनी सैलरी इनको प्रोवाइड होती है। इसमें ये बताया गया है। इनके फंक्शंस देख लेते हैं। इनका होता है कि सुप्रिटेंडेंट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, कि जितना भी प्रोसेस हो या डायरेक्ट करना हो किसी को भी इलेक्शंस के ऊपर, तो पूरा ये डायरेक्शन देते हैं और कंट्रोल करते हैं पूरे भी इलेक्शंस को। जो पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटर हो सब स्टेट के, उनका पूरे भी सारे इलेक्शन ये देखते हैं। ये इशू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC क्या कहते हैं, पूरा ये सब इलेक्शन कमीशन ही क्या कहते हैं इशू करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है प्लाज्मा डोनर इन आसाम में गेट प्रेफरेंस इन जॉब। कि कहते हैं ऐसा कहा जा रहा है कि मिनिस्टर ने कहा है कि कहते हैं जो प्लाज्मा डोनर्स होंगे आसाम में उनको प्रेफरेंस मिलेगा जॉब में, उनको कहते हैं जॉब में उनकी क्या कहते हैं रैंकिंग बढ़ाई जाएगी और क्या कहते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले जॉब में, किसी भी जॉब में। इसमें वही बात की गई। इसमें कहा गया है प्लाज्मा डोनर इन आसाम कि कहते हैं मे गेट प्रेफरेंस इन जॉब एंड गवर्नमेंट स्कीम। जो भी जॉब्स या गवर्नमेंट स्कीम में जो प्लाज्मा डोनर होंगे उनको हेल्पफुल होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। कि डोनेटिंग प्लाज्मा कैन ऑल्सो इंटेल एक्स्ट्रा मार्क्स इन इंटरव्यूज़ बिसाइड एक्नॉलेजमेंट। कि जो डोनेट करेंगे प्लाज्मा उनको इंटरव्यूज़ जो भी अगर किसी जॉब्स के लिए इंटरव्यू है उसमें उनको ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे और उनको एक्नॉलेज भी किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि द प्लाज्मा डोनर विल गेट अ सर्टिफिकेट। जो प्लाज्मा डोनर होंगे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वी विल कंसीडर गिविंग प्रेफरेंस टू देम इन इंटरव्यूज़। उनको इंटरव्यूज़ गवर्नमेंट स्कीम में प्रेफरेंस दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस प्लाज्मा डोनर विल गेट टू एक्स्ट्रा मार्क ही और शी स्टार्ट इन एनी टेस्ट और इंटरव्यूज़। कि जो प्लाज्मा डोनर होंगे उनको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर वो किसी भी टेस्ट या इंटरव्यू में जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। उस सर्टिफिकेट को देख कर ही दिया जाएगा जो भी प्लाज्मा डोनर्स होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट आता है प्लाज्मा। चलिए प्लाज्मा को हम लोग देख लेते हैं। आप कमेंट कहते हैं वीडियो पॉज करके कमेंट में बताएं कि प्लाज्मा किस कलर का होता है और वो कितना टोटल बॉडी, हमारी जो टोटल ब्लड है बॉडी का, वो कितने % कॉन्स्टिट्यूट करता है प्लाज्मा। आप कमेंट सेक्शन बताएं। चलिए देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक क्या कहते हैं येलोइश फ्लूइड होता है, देख लीजिए आप, येलोइश फ्लूइड होता है प्लाज्मा, येलोइश फ्लूइड है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो क्या कहते हैं येलोइश कलर का होता है, जो 55% ऑफ द टोटल बॉडी वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो इसका लिक्विड पार्ट होता है क्या कहते हैं ब्लड का, वो कैरीज करता है सेल और प्रोटीन्स जो थ्रू आउट द ब्लड फ्लो करते हैं, उनको इसी का लिक्विड पार्ट ब्लड का क्या कहते हैं फ्लो करवाता है। इसका जो येलोइश लिक्विड होता है वही कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स द ब्लड इन होल बॉडी ब्लड इन सस्पेंशन। कि जो इनका ब्लड सेल्स होते हैं, जो इसका लिक्विड पार्ट होता है वही ब्लड सेल्स को होल्ड करता है और पूरे ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच और कमेंट ज़रूर करें और लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।